हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनेद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनेद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी हैं। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि अहमद अंकल मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर अहमद अंकल के घर पहुँचा। मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो बंद नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के पास बने हुए बाथरूम से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि वो सिसकियाँ किसी के रोने की तो नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग तरह की आवाज़ें थीं जिसको मैं समझने से बिल्कुल अनजान था।
कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ आने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से आंटी को निकलते हुए देखा। मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से वो सकपका गईं और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था और हकलाकर बोला कि आंटी बस अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया था, मगर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मेरी ये बात सुनकर आंटी खामोश हो गईं और किचन की तरफ चली गईं। उस वक्त घर में आंटी के अलावा और कोई नहीं था। खैर फिर उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफ़िन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर पहुंचने के बाद मेरा पूरा ध्यान आंटी की तरफ ही था कि आखिर आंटी बाथरूम में ऐसा क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, तो मैंने उस ख्याल को ही अपने जहन से निकाल दिया और सारा ध्यान अपने काम की तरफ कर लिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने आंटी के घर गया तो मैंने उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वो आज मुझे दिख रही थी, पिछले 5 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा, उनका ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफ़िन पैक करके मेरा हाथ पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, तो मैंने मुड़कर उनके पास आ गया और बोला कि आंटी जी कहिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगाकर मेरे गाल पर किस कर दिया। उनके अचानक से ऐसा करने से मैं तो एकदम सकपका गया और डर भी गया था। फिर कुछ देर बाद वो अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, जुनैद अब तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो। चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने अंकल या फिर किसी और को मत बताना। तो मैंने नाम में सिर हिला दिया और उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज आंटी को हुआ क्या था, और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे का था और अंकल संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहता था। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही अंकल मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी आंटी को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं अंकल की बात सुनकर खुशी खुशी दौड़ता हुआ उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आंटी ने ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। उस वक्त आंटी घर पर बिल्कुल अकेली थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा। उनके इशारे पर मैं अंदर चला गया तो वो दरवाज़ा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गईं, मगर मैं सहन में ही खड़ा रहा। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, जुनैद वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में चला गया। पहले तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब वो अंदर आईं तो उनके हाथ में 2 गिलास जूस के थे। फिर एक गिलास उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों जूस पीने लगे। तो जूस पीते पीते आंटी मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं है।
मैं उनकी ये बात समझ गया था कि वो कौन सी बात कर रही हैं, मगर मैं अनजान बनते हुए उनसे बोला, कौन सी बात आंटी? तो वो कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम 3 दिन पहले खाना लेने आए थे और जाते हुए मैंने तुम्हें गले लगाकर प्यार किया था? तो मैं बोला, जी जी याद है आंटी जी, मगर ये बात मैं किसी को भला क्यों बताता, और वैसे भी ये बात मुझे याद भी नहीं थी। अभी आपने जिक्र कर दिया तो याद आ गई। मेरे ये कहते ही वो उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूँ उसका हरगिज़ भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई तरह के सवाल चल रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। बहरहाल जब ये सब बातें वो मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जिस बात का मना करेंगी वो बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये कहकर वो खड़ी हो गई। मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब आंटी ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ जुनैद थोड़े से पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें एकदम नीचे थीं। अचानक आंटी बोली, अच्छा एक बात बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड के चोचले तो अमीरों के होते हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं ना। वो कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? ये कहते हुए उन्होंने एक आंख दबाई। मैंने कहा, आंटी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊंगी तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग तो देखो बिल्कुल बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबराया था। मैंने कहा, आंटी मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूँ। वो कहने लगी, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है, रुको ज़रा। इतना कहकर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वो कहने लगी, तुम जानते हो जुनैद, तुम्हारे अंकल कितने बूढ़े हो गए हैं, उनकी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है। काश मैं गरीब घर में पैदा ना हुई होती तो इस बूढ़े के साथ मुझे शादी ना होती। इतना कहकर वो कहने लगी, थोड़े घुटने भी दबा दो ना। मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा था। वो कहने लगी, शर्माओ मत, तुम दबा दो। उस वक्त उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी और मैक्सी को ज़्यादा ही ऊपर खींच ली थी। इस तरह का नज़ारा मैंने पहली बार कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो कभी कभी बातें करते हुए मेरे बालों में हाथ फिरा देती, फिर कहने लगी, तुम्हारे अंकल तो मुझे खुश कर ही नहीं पाते, दुकान से आकर ही सो जाते हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, भला मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे चिपक कर बैठ गईं। फिर न जाने कैसी कैसी बातें करने लगी। कुछ बातें मेरी समझ में आती और कुछ मेरे सर से ऊपर गुजर जाती। उनकी इस तरह की बातों से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा था। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? फिर आंटी बोली, जुनैद, तुम्हारे अंकल के अंदर तो बिल्कुल भी जज्बात नहीं बचे हैं, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ,
मेरी जवानी मुझे बहुत तंग करने लगी है। बताओ भला मैं क्या करूं? धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और मैं कुछ न कर सका। मैं पसीने से शराबोर हो चुका था, लेकिन आंटी बहुत खुश थी। कहने लगी, काफ़ी टाइम बाद आज मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। जुनैद, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नज़रें झुकाकर इसी तरह बैठा रहा। और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वो मेहनत वाला काम करवा ही लिया जिसकी थकान मुझे 3 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद से मैं अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगले दिन जब मैं खाना लेने आंटी के घर आया तो आज भी आंटी इसी काम के लिए तैयार थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अंकल को क्या कहूँगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर इस बात का जिक्र मैंने आंटी से किया कि अंकल इतनी देर लगाने की वजह पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो। आंटी काफ़ी समझदार थी तो उन्होंने फ़ौरन से एक कहानी तैयार कर ली कि अगर तुम्हारे अंकल पूछें तो उनसे कह देना कि आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उन्होंने दवाई लेने के लिए मुझे बाज़ार भेजा था और खाना भी तैयार नहीं था, जिस वजह से देर हो गई। आंटी की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैं जल्दी से खाना लेकर सीधा दुकान पर पहुंच गया, लेकिन दुकान पर ग्राहक ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अंकल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर उनके पूछने पर मैंने वही कहानी सुना दी जो कि आंटी ने अपने दिमाग से बनाई थी। तो अंकल ने भी उस बात को सच समझ लिया और खाना लेकर खाने लगे। मगर न जाने क्यों मैं अंकल से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ये एहसास पैदा होने लगा था कि मैं अंकल के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मगर साथ साथ मेरा ध्यान उस होने वाले वाक़ये की तरफ भी जा रहा था जो एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। और साथ ही मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी बहुत खुश लग रही थी। आज उनका एक अलग ही रूप था। मगर मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि ज़्यादा देर तक खामोश ही रहा, क्योंकि मुझे अहमद अंकल के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। शायद यही वजह थी कि मैं आंटी से बात करने में हिचकिचा रहा था, जबकि आंटी मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मगर मेरी ये कैफियत देखकर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर खाने का टिफ़िन मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या बात है जुनैद, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। आंटी की बात सुनकर मैं सिर्फ इतना ही कहने लगा कि बस ऐसे ही। तो वो कहने लगी, कल जो तुमने मुझे खुशी दी थी, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखो, तुम कुछ बुरा मत सोचना, बस तुम मेरी ज़रूरत का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखूँगी। और इसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना है। ये कहते हुए आंटी ने 500 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मैंने मानी खेज नज़रों से आंटी की तरफ देखा तो आंटी कहने लगी, हमने बस एक दूसरे के बारे में सोचना है और किसी दूसरी सोच को दिमाग में आने की जगह बिल्कुल भी नहीं देनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मैंने आंटी की इस बात को ना समझते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम इतने खामोश क्यों हो, क्योंकि तुम अपने बुढ़े अंकल की तरफ देख रहे हो जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। उसका एक पैर कीचड़ में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर, कब फिसल जाए पता नहीं। उसके चक्कर में मैं अपनी जवानी क्यों ख़राब करूं? मैं एक जवान जहान हसीन तरीन औरत हूँ और वो बुढ़ा कब्र में पैर लटकाए हुए बैठा है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मुझे लगा आंटी वाकई मेरे दिल तक पहुंच गई है। इस बात का बखूबी अंदाज़ा मुझे हो चुका था कि मैं अहमद अंकल से बददियांती पर शर्मिंदा हूँ। आंटी ने मुझे इस शर्मशारी से निकालने के लिए काफ़ी दलीलें पेश की और आखिर में मुझे इस बात पर कायल कर ही लिया कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ है वो हमारी ज़रूरत है
जिसको बूढ़ा अंकल पूरा नहीं कर सकता। इंसान अपने दिमाग के लिए दलीलें बना लेता है और इसी तरह हमने भी अपने इस अमल के लिए कुछ दलीलें बना ली थीं ताकि अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकें और इस खेल को जारी रख सकें। इसके बाद तो हमारा रोज़ का मामूल हो गया था और मुझे भी आदत सी हो गई थी। अब तो मैं इंतज़ार करता कि कब अंकल खाना लाने के लिए कहें और मैं आंटी के पास जाऊं। फिर एक दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी मुझसे कहने लगी कि इतने से वक्त में मुझे सब्र नहीं आता। तुम कोशिश करो कि पूरा दिन निकालो ताकि हम तसल्ली से काम कर सकें। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं ज़्यादा वक्त कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उस मामले में मजबूर हूँ। तो आंटी कहने लगी कि चलो फिर मैं ही कुछ करती हूँ, कोई तरकीब सोचती हूँ। अगले दिन जब मैं आंटी के घर गया तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक तरकीब सूझी है जिसमें तुमको 3-4 दिन के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होगी और साथ ही हमारे घर भी आकर रहना पड़ेगा। तब मैंने आंटी से पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन है, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे अंकल को 4-5 दिन के लिए दूसरे शहर भेज सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे अंकल के चाचा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन तुम्हारे अंकल दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उनकी देखभाल के लिए नहीं जा सके थे। अगर तुम दुकान और घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल लो तो तुम्हारे अंकल से मैं इस बारे में बात करूंगी। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। दुकान का सारा काम मैं अच्छी तरह से जानता था और घर में रहना भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दिया। तब आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से आज रात को ही बात करूंगी, लेकिन अगर वो तुमसे इस बात के बारे में पूछें तो उन्हें इस बात का पता मत लगने देना कि ये बात तुम पहले से ही जानते हो। मैंने आंटी से कहा आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं उनकी गैर हाजिरी में दुकान चला सकता हूँ। मैंने अंकल से अनजान बनते हुए कहा कि अंकल आप कहीं जा रहे हो क्या? वो बोले हाँ, मैं 3-4 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जिस पर मैंने अंकल को यकीन दिलाया कि आप फिक्र न करो, मैं ये काम पूरी जिम्मेदारी से संभाल लूँगा। अंकल तो बस तसल्ली के लिए पूछ रहे थे, वैसे तो वो जानते ही थे कि मैं दुकान का सारा काम समझता हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे कि मुझे दुकान की इतनी फिक्र नहीं है जितनी कि घर की है, क्योंकि घर में भी तो किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिन के लिए तुम हमारे घर में ही रह लो। मैं अंकल के चेहरे की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अंकल ने दोबारा कहा, अगर तुम्हारे घर वालों को एतराज़ ना हो तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम रात को हमारे घर पर ही सो जाना। तब मैंने कहा, अंकल आप कैसी बातें करते हैं, भला मेरे घर वालों को क्या एतराज़ होगा। आप हुक्म तो करके देखें, बंदा हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर है। मैंने अंकल को पूरी तरह से मुतमईन कर दिया था और अंकल के चेहरे से भी लग रहा था जैसे कोई बोझ उनके सीने से हट गया हो। फिर कुछ समझने के बाद अंकल ने बताया कि वो कल अपने बड़े भाई की देखभाल के लिए दूसरे शहर चले जाएंगे। फिर उस दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी को ये खुशखबरी सुना दी। आंटी तो खुशी से पागल हो गई। फिर शाम को दुकान बंद करने के बाद अंकल ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दी और बताया कि वो 4-5 दिन के लिए अपने चाचा के पास जा रहे हैं और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। फिर मुझे समझाते हुए कहने लगे कि कल अपने घर वालों को बताकर आना कि मैं 4-5 दिन तक अंकल के घर पर ही रहूँगा। मैंने इस बात में हाँ में सिर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाले चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इसी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और 3 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन मैं दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी पास के होटल से ही मंगवा लिया था और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके अंकल के घर पहुंच गया। आंटी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और कोई रोमांटिक सी फिल्म देख रही थी।
जबकि उनकी बेटी स्कूल का होमवर्क करने में बिजी थी और उनका बेटा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। आंटी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब समझा दिया और सारे पैसे आंटी के हवाले कर दिए। फिर आंटी ने मेरे लिए खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो आंटी भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गईं। आंटी मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो, मगर आंटी की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नज़रें चुराकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते थे और मुझसे काफ़ी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। आंटी की बड़ी बेटी काफ़ी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर पर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर पर ही रहूँगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाए। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी ही थी कि आंटी का बेटा अपने खिलौने को छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में ही खेलता रहा और फिर सो गया। आंटी उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आईं तो मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गईं कि कहीं उसने अपनी माँ को मेरे इतने करीब आता हुआ देख न लिया हो। वो अपने काम में बिजी थी। आंटी उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा देती हूँ। मैं खामोशी से उठा और आंटी के पीछे चल दिया। आंटी ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटा दिया और फिर एक रूम छोड़कर अगले वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। ये कहते हुए आंटी मुस्कुराईं और एक आंख दबा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही उनकी बेटी का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आंटी और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 11 बजे तो आंटी अपनी बेटी को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था, बस उनकी बेटी को मुतमईन करना था, तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के बाद आंटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कमरे में आंटी दाखिल हुई हैं। फिर वो मेरे करीब आईं और मुझसे कहने लगी, उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह आंटी मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर आंटी ने अपनी सारी शर्मो हया उतार कर अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया। और फिर इसी तरह आंटी 4-5 दिन तक मेरे साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रही, जब तक कि अंकल वापस न आ गए। काफ़ी सालों तक आंटी और मेरे बीच ये सब चलता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरा छोटा भाई आज मेरे कमरे में ही सो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती थी और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से ही मुझे पागल करके रख दिया था और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम लैला है। मैं 28 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी ना ही करूँ। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबियाँ भरी हुई हैं। पर कल रात जो मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है, मेरा छोटा भाई
जो कि 25 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है। मम्मी पापा का दुलारा और मेरी तो वो जान है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा छोटा भाई छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे। वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 10 बज चुके थे तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी अभी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट कर बातें करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी ज़ोरों की बारिश होने लगी। हमें दोनों को ही बारिश बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो बेहद अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वो सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा अपने कमरे में, तुझे नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर 4-5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी और बाथरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया नॉवेल्स पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो आम तौर पर अकेले में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानियों की बातें मेरे मन में चल रही थीं तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानियाँ घूम रही थीं जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थीं। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाकर रख दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा छोटा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। अगर वो ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वो सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नज़र अचानक ही उस पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। भाई ने बहुत ही पतली पैंट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी निगाह में मैं कैसी दिखूंगी। उन सवालों ने मुझे और भी असहज कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो कुछ मेरे मन में चल रहा है उसे मैं पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने आप को इस आग में बचा पाऊंगी या फिर वो आग मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाई का फ़ोन बजने लगा। शायद व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था। फ़ोन मेरी ही साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि भाई ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भाई तो नींद में डूबा हुआ था,
लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज़ से मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे भाई के फ़ोन का लॉक मालूम था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फ़ोन अनलॉक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि उसका एक दोस्त उसे कई वीडियो भेज रहा था। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी कि आखिर ये वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लूं कि इनमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे! मैं तो पूरी तरह से हिल कर रह गई थी। भाई ऐसी वीडियो देखता है? ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग जैसे ठहर सा गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था, वो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। पर जैसे ही एक वीडियो ख़त्म हुई, मेरे अंदर बाकी वीडियो देखने की लालसा जाग उठी थी। मैंने बिना सोचे समझे अगला वीडियो पर क्लिक कर दिया। एक के बाद एक सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ तो कांप रहे थे, पर मेरी नज़रें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी, ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन सच कहूँ तो अब मैं खुद पर काबू खोती जा रही थी। वो वीडियो मेरे अंदर की आग को और भी ज़्यादा भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक गई और उसकी साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत बनाए रखा हुआ था। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया, ताकि अगर वो अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति के भाव थे। फिर मैंने धीरे से अपना पैर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे नींद में अनजाने में रखा हो। कुछ पल ठहरी और उसकी हरकत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो अब भी गहरी नींद में ही था। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगा। उसका शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन उसकी पैंट के अंदर जो कुछ कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकार साफ साफ महसूस हो रहा था, और उसकी सख्ती मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दी थी। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गईं। जिस बात का मुझे डर था, वही अब मेरे सामने था, पर मैं अब खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरी इच्छाएं मुझे और कमज़ोर करती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन उस क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग लड़ रहे थे, और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार गई थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हिलाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था, और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की वो खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैंने जो कदम उठाया था, उसके बाद अब पीछे हटना मुश्किल था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता थी, वो ये कि मेरा भाई, जिसे मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में वो सोया हुआ था ही नहीं। वो तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उसे पहले से ही अंदाज़ा था। मैंने अनजाने में जो किया, वो सब उसने जानबूझकर देखा, शायद मुझे उकसाने के लिए।
भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत न देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वो जाग गया? जैसे ही ये एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या कोई शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने मेरी दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत ये नहीं है। वो जो 2 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन ससुर जी के साथ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम विकास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थीं, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी को ये हालत नहीं होती। मैंने और विकास ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वो ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह से 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी लखनऊ वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते थे कि अगर हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक लखनऊ में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और सारा काम निपटाने के बाद कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 5 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं शलवार कमीज़ ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से शराबोर हो चुका था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरे ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से उनका दिल टूट गया था। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बातें कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया।
मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं करा सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही ये समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल कर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वो किचन में आए और मुझसे बोले, बहू ज़रा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी ख़राब नीयत पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आज मेरी चोरी पकड़ ली गई थी। दिल धक से धड़क कर रह गया था। वो सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखों से मुझे देख रही थी और मैं इस बात से लापरवाह कि रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ, उसकी आंखों में डूब जाने की हद तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए हुए था। मैं उसकी आंखों की जद से तब बाहर निकला जब उसने एक पल को अपनी पलकें झपकाई थीं। उस समय मेरी आंखें उसके गुलाबी होंठों
और उसके संगे मरमरी गर्दन की राह से फिसलकर उसके उस जादुई हिस्से पर ठहर गईं, जैसे उठी हुई चोटियों ने किसी पर्वतारोही का रास्ता रोक दिया हो। इस समय वो ऊपर की तरफ देख रही थी, इसलिए यूं लगा कि किसी परी के ऊपर दो उजले कबूतर बैठे हैं जो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। मेरी आंखें उन उजले कबूतरों के जोड़े में ही उलझी हुई थीं कि उसने मेरी आंखों की शरारत को पहचान लिया था और अगले ही पल अलगनी पर टंगे तौलिए से उसने अपने बदन को ढक लिया था। उस समय मुझे यूं लगा जैसे कबूतर किसी शिकारी की आहट पर अपने दरबे में दुबक गए हों। दुबक तो मैं भी गया था। 16 साल के मेरे मन ने समझ लिया था कि तूफान आएगा और इसी तूफान के डर से मैं तमाम दिन डरा सहमा अपने कमरे में दुबका रहा। दिन ढल के शाम हो चुकी थी और तूफान ने अब तक दस्तक नहीं दी थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मैंने देखा कि वो दीदी के साथ घर आ गई थी। सच पूछो तो मैं उसका इंतज़ार भी करता था। इंतज़ार तो आज भी कर रहा था, पर उसे देखते ही मेरा दिल धड़क गया था। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी पहनी हुई सफ़ेद उजली शर्ट उसकी गोरी रंगत में 4 चांद लगा रही थी और रात के अंधेरे की कालिमा उसकी पहनी हुई काली शलवार से आंखें लड़ाकर उसकी जुल्फ़ों की काली रंगत से इजाफा कर रही थी। ऋषि, ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। जब उसने ये कहा तो मेरा ध्यान टूटा। पानी देते समय जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकरा रही थीं, तब मेरे दिल में ये सोच बुलंदी पर थी कि अब वो मेरी दीदी के सामने ही मुझसे मेरी चोरी का जिक्र करेगी। पर उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ी देर में वो चली गई। बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर वो अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। मेरे और उसके मामा का घर बिल्कुल अगल बगल में था। वो 20-21 साल की एक गोरी छरेरी और खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम पूजा था। पूजा के मामा के घर बाथरूम नहीं था, इसलिए वो नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो बाथरूम में थी, मैं अपने बेचैन दिल के साथ टहलते हुए छत पर पहुंच गया। छत पर टहलते हुए मेरी नज़र बाथरूम की छत के उस हिस्से पर पड़ी जिसे पापा ने दूसरी मंजिल पर पानी ले जाने के लिए नल का इंतज़ाम करवाने के लिए ठीक किया था। इस समय वो हिस्सा एक टीन के टुकड़े से ढका था। मैंने धड़कते दिल से घुटनों के बल बैठकर टीन के टुकड़े को हल्का सा एक तरफ सरका दिया। मेरी नज़रों ने नीचे बाथरूम में झांका तो मुझे यूं लगा जैसे बाथरूम में कमल का फूल खिला हो। फिर तो ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया था। उधर पूजा मलमल कर नहाती रहती और इधर मैं उसके रूप सागर में डूबा रहता। पर आज वो कुछ देर से आई थी। मैं तो उसका इंतज़ार ही कर रहा था। उसके बाथरूम में जाने के कुछ देर बाद मैंने छत पर जाकर टीन को सरकाया, पर तभी सूरज की रोशनी 1000 वाट के बल्ब की तरह बाथरूम में कौंधी। पूजा ने चौंक कर रोशनी आने के रास्ते को देखा तो वहाँ पर मुझे बैठा पाया। मेरी चोरी आज उसके सामने थी, पर अब तक उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। एक शाम को मैं घर पर अकेला कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई बैठा है। नज़रें उठाई तो सामने पूजा थी। क्या लिख रहे हो? पूछते हुए उसने वो कागज़ अपनी ओर खींच लिया। उस कागज़ के टुकड़े पर मैंने क्या लिखा था सिवा उसके नाम पूजा के। पूजा ने तह करके वो कागज़ अपनी स्कर्ट की जेब में रख लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, हमें भी वो जगह दिखाओ जहाँ से तुम हमें देखा करते थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो छत की तरफ जाने वाले जीने की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे खिलते तारों की उस रात को। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में। पूजा भले ही मुझसे बड़ी थी, पर वो भी जिस्मानी संबंधों से अनजान ही थी। और मेरी तो बात ही क्या, मैंने तो 16 ही सावन देखे थे। खुले आसमान तले हम एक दूसरे को पाने को उतावले थे, पर हमारी नादानी हमारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे अपने सीने में भींच कर पूजा बोली, ऋषि। उसके होंठों से निकले मेरे नाम की गर्मी ने कामयाबी की राह मजबूत कर दी थी।
थोड़ी देर बाद मैं पूजा का हाथ पकड़कर नीचे आ गया। मेरा हाथ छुड़ाकर वो जाते हुए बोली, ऋषि एक काम करना। मैंने पूछा, क्या? छत पर पड़े खून की बूंदों को पानी से साफ कर देना। इतना कहकर वो तो चली गई और मैं हाथ में बाल्टी लेकर छत की ओर चल दिया। पूजा उस रात के बाद फिर मुझे दिखाई न दी। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। मैंने कई दिन की तड़प के बाद अपने दिल को तसल्ली दी कि वो जब अगले साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने आएगी तो जी भर के उससे बात करूंगा, उसे आगोश में भरूंगा। मगर मेरे लाख इंतज़ार के बाद वो फिर कभी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे गांव नहीं आई। मैं अपनी टीनेज में एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। उसके जिस्म को मैंने हासिल किया था। मैं जब भी तन्हा लेटता मुझे लगता कि मैं किसी हसीना के जिस्म से लिपटा हुआ हूँ। मेरी नस नस काम ज्वर से जल उठती। मैं बेचैन हो जाता। मैं कोशिश करता कि रात में अकेला ना रहूं, बस इसलिए दोस्तों के साथ देर रात तक घूमा करता। ऐसे ही एक रात मैं पास के एक गांव की महफिल में पहुंच गया, जहां तवाइफें अपने हुस्न के अजब समा बांध रही थीं। लोग उनके थिरकते कदमों की लय पर वाह वाह कर रहे थे। मेरी नज़र भी ऐसे ही थिरकते एक जोड़े पांव पर टिक गई थी। वो एक मेरे उम्र की सुंदर नैन नक्श वाली तवायफ थी, जिसे लोग गुंजा के नाम से पुकार रहे थे। जब तक गुंजा उस गांव में रही, मैं रोज़ उसकी महफिल में हाजिर होता रहा। मेरी इस हाजिरी को यकीनन उसने तवज्जो दी थी, और ये तवज्जो इतनी गहरी थी कि एक रात जब वो रक्स की महफिल के बाद कमरे में आराम कर रही थी तो मैं उसके पास पहुंच गया और उसने मुझे देखते ही अपने पास लेटी दूसरी तवायफ को बाहर जाने का इशारा करके मेरी तरफ अपनी मरमरी बाहें फैला दी। जिस काम जुअर को पूजा ने मेरे शरीर में जगाया था, उसे मैं गुंजा की बाहों में शांत करने लगा। यहाँ तक कि जब वो अपने गांव गई तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ भी जा पहुँचा, और वहीं पर मैंने शालू को देखा। शालू गुंजा की छोटी बहन थी और उससे भी ज़्यादा हसीन। शालू को देखने के बाद जब मैं गुंजा के साथ लेटता तो मुझे लगता कि मैं शालू के साथ लेटा हूँ। शालू के प्रति मेरी आकर्षित निगाहों को शायद गुंजा और उसकी माँ ने समझ लिया था, इसलिए वे दोनों गाहे बगाहे मुझे शालू से दूर करने की हिदायत कर रही थीं। शालू अब मेरे ख्वाबों में आने लगी थी। इसी बीच मुझे लखनऊ के एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल गया। लखनऊ जाने से पहले मैं शालू को पाना चाहता था, उसकी गोद में सर रखकर सोना चाहता था। अपनी इसी सोच के लिए मैं उस रात गुंजा के घर जा पहुंचा। एक बड़ी महफिल उस रात गुंजा के घर सजी हुई थी। मुझे देखकर गुंजा मुस्कुराकर उठी, मेरे पास आकर बोली, आओ ऋषि बैठो। मैंने पूछा, गुंजा ये महफिल, ये इतने लोग किस लिए हैं? शालू के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराई। मैं समझा नहीं। शालू का नाम आते ही मैं उतावलेपन से बोला, आज उसकी नथ उतराई है। गुंजा मेरे करीब आकर मेरी कमीज़ के बटन खोलते हुए बोली, नथ उतराई? कोठे की इस भाषा से मैं अब तक बखूबी परिचित हो चुका था और अच्छे से इसका मतलब भी जानता था। मैंने एक झटके से गुंजा को अपने से परे को ढकेल दिया। ज़मीन पर गुंजा के गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ पान चबाते हुए उसकी माँ भी आ गई। ज़मीन पर गुंजा को गिरा हुआ देखकर वो हाथ नचाकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैं भी तनिक तेज़ आवाज़ में बोला, मुझे शालू से दूर रहने की हिदायत देकर तुम लोग उसकी नथ उतराई की रस्म कर रहे हो। हाँ तो तुम्हें एतराज़ करने का क्या हक? गुंजा की माँ एक कोने में रखे पीकदान में पान की पीक थूकते हुए बोली, मैं शालू को चाहता हूँ। तुम शालू को नहीं, बल्कि उसके जिस्म को चाहते हो, जिसकी कीमत किसी ने 25,000 रुपये दी है। सौदा हो चुका है। सौदा? मैं तनिक रोब से बोला, एक मासूम लड़की का सौदा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो अधेड़ औरत बिफर गई। न जाने कितनी बातों की बौछार उसने मुझ पर कर दी। बस मुझे उसकी आखिरी बात याद रही, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर घुटनों पर बैठकर हमारे पैर चूमते हैं। वहाँ से निकलते हुए मैंने कहा,
तुम्हारे पैर चूमे हमारा जूता। मेरी बात सुनते ही वो दहाड़ कर बोली, एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना, वो चिल्ला रही थी। उसके वो शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे। मैंने पलटकर भी नहीं देखा और तेज़ कदमों से मैं वहाँ से चला गया। लखनऊ शहर ने मेरे जवान होते जिस्म में अंगड़ाई भर दी थी। जिधर देखो उधर खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। अब मैं 20 साल का सजीला नौजवान था, जो लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मैं पढ़ने में तो बचपन से ही होशियार था और इसी वजह से क्लास में मेरी धाक बैठ गई थी। लड़के और लड़कियां सब मेरी तरफ आकर्षित थे, पर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ आकर्षित था। जब खूबसूरत लड़कियां स्लीवलेस टॉप और स्किन टाइट जीन्स पहनकर खूबसूरती की गुड़िया बनकर मेरे सामने आती और होठों पर मुस्कान लाकर हाय ऋषि कहती, तो मेरा दिल बल्लियों उछल जाता। मेरे मन और शरीर में जो जुअर पूजा ने भरा था, वो ना तो उतरा था और ना ही गुंजा और उसकी माँ का दिया हुआ दर्द कम हुआ था, बल्कि यूं कहें तो और ज़्यादा उफंड गया था। लगातार 2 साल तक क्लास में टॉप आकर मैंने अपनी धाक पूरे कॉलेज में बैठा ली थी। अब न सिर्फ मेरी क्लास की, बल्कि पूरे कॉलेज की कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं। उनमें से कई लड़कियां अपनी मर्जी से तन्हाई में मेरे करीब आकर मेरे साथ हम बिस्तर हुई थीं। वो खिलते गुलाब के ताज़ा फूल की तरह थीं। मुझसे 2 साल जूनियर संध्या चौधरी उस खिलते गुलाब के आसपास मैं अपनी आदत के मुताबिक मंडराने लगा था। बहुत जल्द मैंने संध्या से अपनी दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया, जिसे उसने शर्मा कर कबूल कर लिया था। हाँ, ये सच था कि मुझे संध्या से प्यार हो गया था और जल्द ही हमारे प्यार के अफसाने सारे कॉलेज में चर्चा की बात हो गए थे। संध्या भी अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल रही थी और ये उसके प्यार का ही असर था कि मैं अब उससे मिलने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं गया था। भले ही संध्या ने मुझे प्यार सिखा दिया हो, पर मेरे जिस्म को दिया गया पूजा का जुअर उतरा नहीं था और इस जुअर ने उस दिन अपना असर दिखाया जब संध्या दोपहर की तन्हाई में मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आई थी। आज उसने ब्लैक कलर के रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर रेड कलर के गुड़हल की पत्तियों की तरह बनावट थी और उस कुर्ते के नीचे सफ़ेद शलवार। उसका गोरा बदन इस लिबास में उबल उबल पड़ रहा था। आज पहली बार संध्या मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसके खूबसूरत जिस्म से होता हुआ मेरा हाथ उसकी शलवार तक पहुंचा ही था कि तभी मेरा हाथ पकड़कर वो बोली, नहीं ऋषि, ये नहीं। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं बोला, संध्या क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना कहकर उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया था, लेकिन वापस से मेरा हाथ फिर से उसकी शलवार तक पहुंच गया था। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जिस्मों में दूरियां क्यों? संध्या बोली, जिस्मों में दूरी इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर मेरे हाथ को उसने अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे प्यारे प्रेमी, जब तक आप हमारे पति नहीं बन जाते तब तक इसी से काम चलाओ। इतना कहकर संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी में डूब गया था। संध्या वो पहली लड़की थी जो मेरे साथ बिस्तर पर लेट कर भी उतनी ही दूर थी जितनी लड़की किसी मर्द के साथ बिस्तर पर बिना लेटे हुए होती है। भले ही मैं संध्या से टूटकर प्यार करने लगा था, पर पूजा के दिए जुअर से आज़ाद न हो सका। उस शाम संध्या के जाने के बाद इस जुअर ने अपना भयंकर रूप दिखाया और मैं इसे शांत करने के लिए जिस्म की तलाश करने लगा। इसी हाल में मुझे अपने दोस्त रतन मिला। मेरा चेहरा देखकर ही वो मेरी हालत समझ गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला, देख ऋषि, कॉलेज की किसी लड़की से कतई नहीं, वरना संध्या भाभी का दिल टूट जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से पूछा, एक लड़की को मैं जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, खूबसूरत इतनी कि अप्सरा भी शर्मा जाएं। अपने खर्चे के लिए कभी कभी किसी लड़के को बुला लेती है। एक बार मैं गया था, जन्नत का मज़ा मिला था। तू कहे तो मैं बात करूं, अगर उसे ज़रूरत होगी तो बुला लेगी। हाँ, थोड़ी उम्र में ज़्यादा है हमसे। मैं कुछ बोल ना सका।
बस इसरार में सर हिला दिया। फिर रतन पास के पीसीओ में जाकर किसी से बात करता रहा। कोई 2-3 बार फ़ोन किया। फिर मेरे पास आकर एक आंख दबाते हुए बोला, चल उठ, जा तेरा काम हो गया। उसने बुलाया है। अगले ही पल उसने कागज़ पर उस लड़की का पता लिखकर थमा दिया और बोला कि पैसे लेकर जाना। दरवाजे पर लगी कुंडी मैंने 2-3 बार खटखटाई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक सांवली सी ठिगनी लड़की मेरे सामने खड़ी थी। होंठों पर सवाल लिए, किससे मिलना है? जी मैं हकला कर रह गया। वैसे भी सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं मन ही मन रतन को 1000 गालियां दे चुका था। मुझे हकलाते हुए देखकर वो गुस्से से बोली, ओह ये लड़की बाज नहीं आने वाली। फिर वो चिल्लाकर बोली, ओए बाहर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मुझे अभी कमरे में खड़े 1-2 मिनट ही हुए थे कि अपने गीले बालों को तौलिया से सुखाते हुए वो आ गई। जैसे ही उसने बाल पीछे करके सर उठाकर मुझे देखा, मेरे मुंह से निकला, पूजा। कुछ पल वो मुझे खामोश खड़ी निहारती रही। फिर दौड़कर मुझे गले लगाकर बोली, ओह ऋषि तुम हो? हाँ मैं हूँ, मैं उसे अपने से परे ढकेलते हुए बोला। पूजा वापस आकर मेरे गले से लगते हुए बोली, ऋषि कितने दिनों बाद हम देख रहे हैं आपको, यकीन ही नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता पूजा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। किस हद तक ऋषि? ओह ये तुम क्या कह रहे हो? आज कितने दिनों बाद मिले और ये क्या बातें करने लगे? वही बातें पूजा जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का जोर उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? ऋषि तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे कहें कि ये पढ़ाई, ये पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं? ये सब कहाँ से आता, जबकि घर वाले मेरे शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस तरह से पूजा, मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो? कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूजा बोली, ऋषि ये ठीक है कि ये रास्ता गलत है। मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। ऋषि तुम ही वो हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। ऋषि तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हुए हो। मैं वो पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वो और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वो सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया। वो अपने घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, पूजा मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली पूजा, वैश्या। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश मुझे देखती रही। फिर अचानक खड़े होकर बिखरते हुए बोली, ऋषि मैं वैश्या हूँ, ठीक कहा, पर तुम यहाँ एक वैश्या के घर क्या करने आए हो? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। और अब मैं खुद को वैश्या कहने वाले को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि पूजा ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। पूजा के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने खुद को बड़ी तेज़ी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और संध्या को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने संध्या के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी थी, पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊजी के बेटे विवेक भैया, जो जन्म से हमेशा गांव से बाहर ही रहे थे, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी ना हुई हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। एक दिन विवेक भैया ने फ़ोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर वैज्ञानिक से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी।
विवेक भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग विवेक भैया से थोड़ा नाराज हुए। फिर स्वीकार करते हुए उन्हें बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद की। हाँ, विवेक भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था। ये खबर मैंने संध्या को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और संध्या बाजार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुँचे तो विवेक भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी विवेक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्लाकर बोले, आओ ऋषि, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेजी से आगे बढ़ा पर जल्दी ही ठिठक कर खड़ा हो गया। पूजा। मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए विवेक भैया बोले, ये तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो ऋषि, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो विवेक किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो। और भी लोग लाइन में लगे हैं भाभी से मिलने के लिए। पूजा के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को पूजा के पैर पर टिका दिया। पूजा के पैर छूते ही मुझे लगा कि वो ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी पूजा ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहाँ से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। आज मुझे गुंजा की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।